हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ 10th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। ये आपको और सब बुक में मिलेगा, भारतीय भवन, इन सब बुकों में। और इसका इंग्लिश होगा ह्यूमन आइज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन। अब देखिए, जो एनसीईआरटी बुक में है आपका चैप्टर का नाम, तो वो नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। तो इसी चैप्टर को लेके आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, जो कि हम तुरंत मतलब कि आप लोगों के बीच में ये हाफ आवर में ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए कितना समय लगता है। तो आप लोग को आशा है कि छठ, दिवाली ये सब बहुत अच्छे से मना होगा आप सभी का, और सभी को छठ और दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छे से आप लोग छठ पर्व मनाएं और दिवाली मनाएं। और सभी कोई आशा करते हैं कि पटाखा फोड़िएगा, और छठ में सभी किसी का नया नया कपड़ा भी खरीदाया होगा, और छठ पे आप लोग गए भी होइएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग अपना ऑफलाइन क्लासेज में ये सब चीज़ें बातें कर सकते हैं। तो वहाँ इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है और वहाँ कुछ सीखने को भी मिलती है। लेकिन ये तो हमारी चीज़ें यहाँ बोलने से उतनी फ़र्क नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में केवल काम की चीज़ें चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग आइए मेरे प्यारे भाई एंड बहनों। तो देखिए, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या होता है? देखिए, नेत्र प्राकृतिक द्वारा मनुष्य को दिशा, देखिए दिशा नहीं है, दिया सर्वश्रेष्ठ प्रकाश की यंत्र है। जो कि मानव नेत्र होता है, ये जो होता है, जो ये प्रकाशीय यंत्र है, और मनुष्य को ये किसके रूप में मिला हुआ है? बहुत ही, जो मनुष्य को ये दिया गया सर्वश्रेष्ठ प्रकाशीय यंत्र के रूप में दिया गया है, जो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जो हमारा उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, और ये उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस के भांति क्या करता है? कार्य करता है। नेत्र लेंस की सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंबों का आभास होता है। अब समझिए, हम इसको अपने भाषा में, आप लोग की भाषा में समझाते हैं। भोजपुरी में चलेगा? चलिए समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा भोजपुरी में ही आप लोग को। देखो लोगिन, बउआ लोगिन, कहल बा कि मानव नेत्र जौन बा, हमनी के ये एगो ईश्वरीय कृपा बा। ये इतना बढ़िया चीज़ बा कि अगर हम लोग को ये मानव नेत्र, अगर नेत्र ना मिले तो ये संसार हम लोग को दिखेगा ही नहीं कि रंग बिरंगा है कि कैसा है। जिसका आँख नहीं है उससे पूछिए कि उसको कितनी दिक्कतें होती है हर चीज़ों को। जैसे कि हम लोग अंधेरा में, रात में ही अगर हम लोग को पूरा अंधेरा है तो जाने आने में कितनी दिक्कतें होती है। तो वहीं एक ये जो है बहुमूल्य, सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही आपको अमूल्य वस्तु ये मिला हुआ है, जो क्या है? आँख और कान। कान से हम लोग सुनते हैं बातों को, और आँख से हम लोग देखते हैं। तो ये जो होता है प्रकाशीय, ये प्रकाश की यंत्र है, जो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र लेंस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमारे दिमाग में बनता है। कहाँ बनता है? दिमाग में। पहले रेटिना पे बनता है, रेटिना पे बनता है। हम लोग को क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, और यह क्या आ जाता है? मस्तिष्क में सीधे इन प्रतिबिंबों का क्या होता है? आभास होता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये वस्तु, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। ये दिमाग का ही उपज होता है, जो कि आपके दिमाग में जो चीज़ें याद रहेगी वही चीज़ आपके मन में भी आता है आँख के थ्रू देख के। और जो चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप कितना सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, उस चीज़ का नाम नहीं पता है तो आप नहीं बता पाइएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हुआ।
सभी को समझ में आया होगा कि नहीं आया? बोलिएगा लोग, यहाँ तक आया कि नहीं आया? 1 मिनट रुकिए, ब्रश काम ही नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ से करेगा हम गलत। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये जो है आँख का फिगर बना हुआ है, ये किस चीज़ का फिगर बना हुआ है? आँख का फिगर बना हुआ है, और सभी का क्या नाम लिखा हुआ है। देखिए, ये दोनों जो चीज़ होती है, ये जो 2 गो तीर निकल के जो लाइन गया है, इसको बोलते हैं पक्षमाभि पेशिया। और ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। और ये जो होता है, इसका नाम होता है दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। और इसका जो नाम होता है, ये नाम होता है स्वच्छमंडल। फिर ये देखिए, ये बीच वाला, ये जहाँ बिंदु दिए हम, इसका नाम होता है परितारिका। और ये जो होता है, ये तीर यहाँ, इसको बोलते हैं पुतली। पुतली हम लोग जानते हैं, देखते हैं, नेत्रोद, नेट्रोड। इसका नाम क्या होता है? बीच वाला का नेत्रोड। और ये जो होता है, ये जो 2 गो डॉट ये बीच में है, इस बीच वाले को पार्ट को बोलते हैं नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। नेत्र लेंस या क्रिस्टल लेंस। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये पूरा, इसको बोलते हैं कछाभ ड्रॉप। इसको क्या बोलते हैं? कछाभ ड्रॉप। ये आपके भारतीय भवन बुक में दिया हुआ है, इसको टेंशन नहीं लेना, आप अपने बुक से भी समझिएगा। और इसको हम लोग एक बार क्लास में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन ही चर्चा करने में ये बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि आपके सामने ना हम आँख है ना, वहाँ पे आपका भी आँख रहेगा, मेरा भी रहेगा। एक एक चीज़ का डिस्कशन हम लोग आँख पे उंगली रख रख के करेंगे। ठीक है, ये तो एक हो गया फिगर बनाने के लिए। अगर पूछ दिया एग्जाम में तो आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा आप लोग, क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि मानव नेत्र या नेत्र लेंस के प्रकार या बनावट। तो मानव लेंस या नेत्र लेंस के प्रकार या बनावट जो है, ये पहला होता है स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल। स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल। दूसरा होता है कॉर्निया। तीसरा होता है कोराइड। चौथा परितारिका। पांचवा के जगह चौथे लिखा गया है आइरिस। पांचवा में यहाँ पुतली या नेत्र द्वार। और यहाँ होता है सिलियरी पेशिया। उसके बाद होता है नेत्र लेंस। उसके बाद दृष्टि पटल या रेटिना या पीत बिंदु और अंध बिंदु। ये 10 गो जो पॉइंट है, ये सारा चीज़ आँख का ही है। और इस सबका हम लोग परिभाषा जानेंगे कि कौन सी क्या होने वाला है। क्लियर है सभी को कि नहीं है? क्लियर है? हमें लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ समझने वाली कोई बड़ी बात चीज़ें है नहीं, कि उतना सारा चीज़ें अभी लिखाया गया। अब इसका डिस्कशन जब हम लोग करेंगे तब आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्क्लेरेटिक के बारे में पहले जान लेते हैं। स्क्लेरेटिक के बारे में, या इसी का दूसरा नाम होता है दृढ़ पटल। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, दृढ़ पटल पूछे या स्क्लेरेटिक। तो सबसे पहले आपका दूसरा नाम जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कभी भी आप कहीं भी पढ़िए तो जितना नाम हो, वहाँ पे टीचर जो भी पढ़ाए वो सारे नामों के बारे में आप पूछिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपको नाम बदल के ही देगा, जो चर्चित नाम है उसको नहीं दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो बुद्धिमान होते हैं, अपने बच्चों का ओरिजिनल नाम गांव समाज में नहीं बताते हैं। ठीक है, एक नाम जो स्कूल में रहेगा वो और एक गांव में अलग रहेगा। जो आप जैसे कि बच्चा झगड़ा लड़ाई करे तो उसके सेकंड नाम पे ही केस मुकदमा हो, फर्स्ट नाम पे जो ओरिजिनल है उस पर ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं, या करी तथा सफ़ेद होती है। यह क्या होती है? करी तथा सफ़ेद होती है। जो सबसे ऊपरी परत है, जैसे देखिएगा हम लोग का जो आँख में सफ़ेद वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल। स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ कॉर्निया। दूसरा पॉइंट कॉर्निया स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे कॉर्निया कहते हैं।
उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया को क्या कहते हैं? स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, देखिएगा झिल्ली टाइप का रहता है उभरा हुआ, उसे कॉर्निया कहते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर गुजरता है। हम लोग को जो वस्तु से प्रकाश आता है वो कहाँ से गुजरता है? कॉर्निया से ही गुजरता है। दो को क्लियर होगा। तीसरा पे बढ़ते हैं। देखिए कोराइड, क्या कोराइड, क्या बोल रहा है? कोराइड। कोराइड के बारे में जान लेते हैं। तो ये बोल रहा है स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोराइड या रक्तक पतल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा के नीचे वाले, जो स्क्लेरा है ये, इसके नीचे वाले परत को कोराइड या रक्तक पतल कहते हैं। यह परत आगे दो भागों में बंट जाती है। अगला है चौथा पॉइंट, आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। जो आँख का रंग आपका होता है वो आइरिस के रंग से ही होता है। क्लियर है? ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो ये हो गया, ये चार गो हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए। पांचवा देखिए, पुतली या नेत्र द्वार। पुतली या नेत्र द्वार, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे आँख की पुतली कहते हैं। एक छोटा सा क्या होता है? गोलाकार छेद होता है जिसे हम लोग आँख की पुतली कहते हैं। पुतली इसलिए पुतली इसलिए काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परिवर्तित नहीं होता है। क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परिवर्तित नहीं होता है। नेत्र लेंस, पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। सिलियरी पेशियों की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नेत्र लेंस में जो होता है, पुतली के नीचे जो पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। सिलियरी पेशियों की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसी में है आपका कितना पॉइंट है। यहाँ है, नेत्र लेंस आँख के गोले को दो कोष्ठों में बांट देता है। नेत्र लेंस जो होता है, जो आँख के गोले को दो कोष्ठों में बांट देता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक्यूम ह्यूमर, ये तो पता नहीं चल रहा है क्या लिखाया है। एक मिनट रुकिए, देखा जाए। एक्यूबेवस हुमर, यहाँ इंग्लिश में है एक्यूबिवस हुमर नामक नमकीन द्रव भरा रहता है। आंसू इसी द्रव के कारण बनता है। आंसू जो आता है इसी द्रव के कारण आंसू जो आपका निकलता है वो आंसू बनता है। ठीक है, अगला है नेत्र लेंस का पिछला भाग विट्रियस ह्यूमर नामक पारदर्शी रंगहीन जेली जैसे द्रव से भरा रहता है। एएच को नेत्रोद तथा VH को कचाप द्रव कहते हैं। एएच को नेत्रोद तथा VH को कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है, सिलियरी पेशिया आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया कहते हैं। आइरिस के पीछे वाले परत को सिलियरी पेशिया कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। इसी को पक्षाभि
पेशियाँ भी कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना, आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े होते हैं। पहला होता है छड़ तथा शंकु। छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तथा दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचती है, तब किसी वस्तु का देखने का आभास होता है। पित्त बिंदु, रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है, कुछ उठा हुआ रहता है, उसे पित्त बिंदु कहते हैं। पित्त बिंदु में केवल शंकु ही रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, वस्तु को देखते समय आँख अपने आप इस प्रकार समायोजित हो जाता है कि वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर ही बनता है। ये क्या होता है, अपने आप इतना समायोजित हो जाता है कि वस्तु सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर ही बनता है। लास्ट पॉइंट है अंध बिंदु। पित्त बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है। पित्त बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। इस प्रकार बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता। इस प्रकार के बने प्रतिबिंब का मस्तिष्क नहीं कर पाता है, अनुभूति नहीं कर पाता है। अगला देखिए, तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ वस्तुओं को स्पष्ट रखने में कुछ समय लगता है। क्यों? अब देखिए, तीव्र प्रकाश से आप जाते हैं और अपने रूम में जाते हैं, जैसे कि धूप में है, आप रूम में जाइएगा तो थोड़ा देर के लिए नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा इधर किया जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है, तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। तीव्र प्रकाश में क्या होती है, आँख की जो पुतली होती है वो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। और आपको जब रूम में जाइएगा तो वहाँ पे आँख की पुतली अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली जब सिकुड़ कर छोटी हो जाती है तो कुछ समय बाद ही वह फैलकर अधिक खुल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। अब देखिए, जब आपका पुतली सिकुड़ गया रहता है तो जब पूरा खुलेगा तभी आपको फ्रेश दिखेगा, तो कुछ समय लगता है उसको खुलने में, तो फिर आपको पूरे वस्तुएं अच्छी तरह से दिखने लगती है। ठीक इसके विपरीत कम प्रकाश वाले कमरे से निकलकर तीव्र प्रकाश में जाने पर चौकाचौंध की अनुभूति होती है। अब इसके विपरीत जब आपको सवाल भी बना देगा, जिसके आप हो रहा है तीव्र प्रकाश से निकलकर कम प्रकाश वाले कमरे में, तो ये लिखिए। और वही चीज़ है, अगर पूछ दे कि कम प्रकाश वाले कमरे से निकलकर तीव्र प्रकाश वाले कमरे में जाने के लिए, तो क्या लिख देंगे वहाँ पे, तीव्र प्रकाश में जाने पर चौकाचौंध की अनुभूति होती है। इसी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। मुझे आशा है कि सब किसी का क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो क्लास है अपना, आगे बढ़ा जाए। हमें लगा आधा घंटा में हो जाएगा, आधा घंटा में नहीं होगा, 20 मिनट तो हो गया अभी। चलिए देखा जाए कितना समय लगता है। समंजस क्षमता, इसका इंग्लिश होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए, आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप से आप बदलती है, उसे समंजस क्षमता कहते हैं। आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप से आप
बदलती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं, जो अपने आप बदलती है। सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4D पाई गई है। समान आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4D पाई गई है। वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट जब कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। अब देखिए मोतियाबिंद जब कभी कभी क्या होता है, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। ब्रैकेट में लिखा गया मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। शल्य चिकित्सक के द्वारा क्या होता है, दृष्टि वापस आ जाता है। अगला देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिन विजन। देखिए वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु को सामान्य आँख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है। 8वां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगला है सामान्य आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है सामान्य आँख के लिए कितनी दूरी होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे अगला है निकट बिंदु। अगला निकट बिंदु आँख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है उसे निकट बिंदु कहते हैं। जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े उसे क्या बोलेंगे, निकट दूरी का। दूर बिंदु देखिए नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है। अगला है, यहाँ तक हुआ। अगला है दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन। तो सामान्य आँख द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर तक की दूरी के बीच की वस्तु आसानी से देखा जाता है जिसे दृष्टि विस्तार कहते हैं। जिसको आसानी से देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं या परास कहते हैं। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र होते हैं। दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र होते हैं। देखिए एक नेत्र होने की अपेक्षा 2 नेत्र होने के बहुत सारे लाभ या फायदे हैं जो निम्नलिखित हैं। ये आपके सिलेबस की चीज़ें नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। जान जाइए, आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में ये चीज़ें नहीं आएंगी लेकिन जान लीजिए। ठीक है। देखिए इससे हमारा पहला देखिए इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तार हो जाता है। मानो कि एक नेत्र की का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। देखिए पहले के द्वारा एगो लेंस रहेगा तो 150 डिग्री या दूसरे के द्वारा 180 डिग्री पूरा घूमने के। ठीक है। तो देखिए इसके फलस्वरूप किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचक क्षमता बढ़ जाती है। संसूचक क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारे दोनों नेत्र सिर पर कुछ सेंटीमीटर से अलग स्थित होते हैं। हमारे दोनों नेत्र सिर पर कुछ सेंटीमीटर से अलग स्थित होते हैं। इससे दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है लेकिन त्रिविमीय चाक्षुकी का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन त्रिविमीय चाक्षुकी का लाभ प्राप्त होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है। केवल जान लीजिए ये चीज़ें, ये इतना नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो और बेहतर। लेकिन वहाँ पे डाल दीजिएगा नॉट सिलेबस, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में इसको नहीं पढ़िएगा।
चाहे नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में इसको रिवीजन नहीं करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, बाकी अपना रोक रोक के लिख सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ एक स्टार मार्क देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, एक नेत्र को बंद करके देखने पर संसार चिपटा एवं ध्रुवीय मतलब 2 डायमेंशनल का दिखता है। क्या दिखता है? एक नेत्र को आप बंद करके जब देखिएगा संसार को तो चिपटा दिखेगा, या द्विविम मतलब 2 डायमेंशनल के जैसा लगता है। दोनों नेत्र खोलने पर संसार की वस्तुएं में गहराई की तीसरी बीमा 3D दिखाई देने लगती है, और हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। जैसे कि दोनों आँख से देखिएगा तो 3D में फिगर दिखेगा। आप लोग 3D मूवी देखिएगा, कभी आएगा तो लगेगा तो ज़रूर जाके देखिएगा 3D मूवी। हम भी अपने लाइफ में एक ही बार देखे हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा बड़ी मज़ा आता है। जब शीशा टूटता है तो लगता है आपकी आँखें में आ गया। ठीक है, तो उसी तरह जब 3D वाला बन जाएगा तो हमारी आँख जो होती है 2 प्रतिबिंब तो देखती है दोनों आँख से, लेकिन मस्तिष्क हमारा एक प्रतिबिंब का संयोजन करके प्रतिबिंब बना देता है एक ही, और बोलता है कि एक ही है। देखिए नोट, बहुत सारे पक्षियों एवं जानवरों के सिर पर 2 नेत्र विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम अथवा 360 डिग्री हो जाता है। अधिकतम अथवा 360 डिग्री हो जाता है। चलिए आगे देखिए, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष ये होता है मानव नेत्र या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, जिसे नेत्र दोष युक्त आँख कहते हैं, और इसी दोष युक्त आँख से देखने की क्रिया को दृष्टि दोष कहते हैं। इसी आँख की क्रिया को देखने की दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, जिसे नेत्र दोष युक्त आँख कहते हैं, और इसी दोष युक्त आँख से देखने की क्रिया को दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु के लिए अनंत होता है। दूरबिंदु के लिए अनंत होता है और सामान्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे है दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अविद्युतता। तो आपको 3 को पढ़ना है, चौथा आपको एग्जाम में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, निकट दृष्टि दोष हम थोड़ा फास्ट में बताते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इसका इंग्लिश होता है मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे निकट बोले ना तो इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष, आप नहीं समझ लीजिएगा। निकट मतलब दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, और दूर में निकट की चीज़ें नहीं दिखेगी। ये आपके फिजिक्स में होता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो कहते थे निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ें नहीं दिखती होगी, लेकिन इसमें उल्टा होता है। और जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझाने जाइएगा ना तो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, कहेंगे बड़का पढ़निहार बनता रह तू बड़का 2 अक्षर पढ़ लेलो तो तेज बनता रह, हमरे के लगल पढ़ावे। हाँ, तोहरा समझे में नहीं खावा। निकट मतलब निकट के चीज ना दिखाई दी, तू कहता रहा कि दूर के चीज ना दिखाई दी, तो वो लोग के ना समझ में आई, वो लोग तो हर बात ना समझी। तो ओ से बढ़िया बा वो लोग के, अनपढ़ लोग के समझावला से बेहतर बा कि अपन मुंह जबान बंद करके रखिए और अच्छा से अपन चीज करिए, तो अच्छा से होई, कोनो दिक्कत ना हो। ठीक बा, तो आगे देखो, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है वो पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यही चीज बोला है ना यहाँ पे, देखिए ना,
आपको निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। जैसे निकट, तो हमने बोला ना, निकट मतलब दूर की चीजें फ्रेश नहीं दिखाई देगी, निकट की चीजें दिखाई देगी फ्रेश। लेकिन यहीं पे जो अनपढ़ लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि निकट मतलब निकट की चीज़ नहीं दिखाई देगी और दूर की चीज़ दिखाई देगी, लेकिन ये चीज़ें होती नहीं है। फिजिक्स में जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे, और रियल में भी यही होता है। निकट दृष्टि दोष आपको अगर है तो दूर की चीज़ है नहीं दिखाई देगी। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा, हम भी चश्मा पहनते हैं, तो मेरे को निकट दृष्टि दोष की दिक्कत है, मतलब दूर की चीज़ें हमको फ्रेश नहीं दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे है आपको, ऐसे दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बनता है। यहाँ पे जो होता है इस दोष युक्त में, तो इसको रेटिना पे ना बन के रेटिना के सामने बनता है। अब देखिए इसका कारण क्या होता है जो आपको ये बनता है, इसका कारण क्या होता है सब पढ़ना है आपको। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो सारा चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे होगा जो कारण क्या है, निम्नलिखित है। तो नेत्र गोलक जो आई बॉल होता है आपका का नेत्र का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बार बार पूछते थे ना आपके सर चश्मा में क्या सा लेंस है, तो आज जान लिए ना आप लोग। जब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहेगा, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो मेरे में कौन सा लेंस लगा है, अवतल लेंस लगा है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा सब्र रखिए और इंतज़ार कीजिए, हर चीज़ का इंतज़ार कीजिएगा तो उस समय जानने में मज़ा आता है। तो कुछ को लगता है कि सर ऐसा ही बोल रहे हैं, फिर भी हम बता देते हैं, क्या करें, आप लोग के साथ मजबूरी रहता है। नहीं बताएंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर को आता नहीं है। ठीक है। अब देखिए, और आने नहाने का बात क्या है, हम तो फिजिक्स से पढ़े हैं, एमएससी तक किए हैं, तो चीज़ें तो आती ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस समय जो चीज़ें जाननी है उस समय बचा के रखिएगा ना, तो इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। पहले जान लेने से बाद में इंटरेस्ट मर जाता है। कैसे आप लोग बोलते हैं जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं सर हम कोचिंग में पढ़ लिए हैं, दोबारा वही चीज़ पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। इसलिए अगर एक ही जगह पढ़ते स्कूल में तो इंटरेस्ट बना रहता कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या इंटरेस्ट की चीज़ें देने वाले हैं, क्या उस पे एग्जाम्पल देंगे, मज़ा आता। ठीक है, समझ गए। तो चश्मे में क्या लगता है उपचार के लिए, अवतल लेंस लगता है या अपसारी लेंस लगता है। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अब इसका सुधार का कारण फिगर आपको भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, सुधार, अपसारी लेंस किरणों को अपसारी अपसारी बनाता है, मानो वे एफ से आ रही है, मानो वो क्या होता है, एफ से आ रही है। अब देखिए एक यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में घेर के, अवतल लेंस दुरुस्त वस्तु से आने वाली समानांतर किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि दुरुस्त वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और देखिए यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष में, देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है ना, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो एक ही चीज आपको मतलब दूर पूछे तो आपको नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देगी, और निकट दृष्टि पूछे तो मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी। ये चीजें याद रखिएगा। देखिए इसका कारण जानते हैं, इसका कारण जानिए। इस दोष के होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है, नेत्र गोलक का छोटा
हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। दूसरा पॉइंट है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। अब देखिए यहाँ सामान्य निकट बिंदु, ये फिगर है, यहाँ पे इसका फिगर बन रहा है। दीर्घ दृष्टि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिसके कारण ये 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए उपयुक्त ही दोनों ही स्थितियों में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना के पीछे बनता है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। उपचार देखिए इसका दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी या उत्तल लेंस अभिसारी लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे फिगर बनाया गया है, ये 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा तो फिगर स्पष्ट दिखेगा। तो सुधार अभिसारी लेंस किरणों को अभिसारी बनाता है, मानो वे एन डैश के एन डैश से आ रही है। यहाँ फिगर बना हुआ है, इसको लगता है कि एन डैश से आ रही है और नज़दीक लाके बना देता है। निकट बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसारित कर देता है कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उसका रेटिना पर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, अगला क्या है? जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष ये है, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टिता और दूर दृष्टिता दोनों से पीड़ित होता है। ठीक है, अब देखिए PO आँख हो गया, यहाँ पे 2 उपचार। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस दो लेंसों के मेल से बना होता है। बाइफोकल लेंस 2 लेंसों के मेल से बना होता है। इस लेंस के ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। साथ ही बाइफोकल लेंस का निचला भाग उत्तल होता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है और इसका उपयोग पढ़ने के लिए किया जाता है। देखिए बाइफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष में 2 प्रकार के अवतल और उत्तल दोनों का क्या होता है, तुम्हारा मिक्सिंग होता है और उसी के चलते, और जिसको जरा दृष्टि दोष होता है मतलब दोनों दोष होता है, और उसी दोष को दूर करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग चश्मा लगा के हम लोग पहनते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इस चश्मे का ऊपर वाला भाग दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देखने के लिए तथा नीचे वाला भाग पढ़ने के लिए प्रयुक्त होता है। ऊपर वाला भाग आपका दूर की वस्तु को दिखाएगा और नीचे वाला भाग आपको पढ़ने में काम आएगा। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अबिंदुता आपके एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी हम एक बार पढ़ देते हैं, काहे को यह कि सर नहीं बता। देखिए यहाँ पे अबिंदुता इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है, इसलिए इसे अबिंदुता कहते हैं। अबिंदुता मतलब आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी जरा दृष्टि दोष है ना, उसी तरह ये भी है। यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण होती है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें है इस दोष के कारण आँख में प्रवेश करने वाली किरणें रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। फलस्वरूप किसी एक दिशा की वस्तु तो स्पष्ट रूप से फोकसित हो जाती है, लेकिन उसके लंबवत की वस्तुएं स्पष्ट रूप से फोकसित नहीं हो पाती है। इसलिए कभी कभी वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब रेखीय, वृत्तीय एवं किसी अन्य प्रकार आकार का बन जाता है। यह एक विचित्र बीमारी है, इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग
किया जाता है। अब इस जो दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखिए अब न्यूमेरिकल है, बोल रहा है एक व्यक्ति 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है। सुधार करने वाले लेंस की क्षमता क्या है जो उसको 12 सेंटीमीटर तक साफ साफ देखने में सहायक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक व्यक्ति जो है 3 मीटर आपको क्या करता है, साफ साफ देख सकता है। तो सुधार वाले लेंस की क्षमता क्या है जो उसका 12 सेंटीमीटर तक साफ साफ देख सकता है। तो देखिए यू तो हो जाएगा आपको वस्तु, वस्तु देखना है तो वस्तु दूरी क्या होता है आपका यू होता है। तो हमने बताया था क्या हो जाएगा, -12 मीटर हो जाएगा। अब पढ़िएगा 1 चैप्टर और 2 चैप्टर, हमने बताया था आपको साइन कन्वर्शन चिन्ह परिपाटी, कहाँ माइनस लगेगा और कहाँ प्लस लगेगा। और यहाँ भी हो जाएगा आपका -3 मीटर, क्योंकि ये काल्पनिक ही बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब जो भी है। अब देखिए नाउ लेंस सूत्र लगाएंगे हम लोग, तो 1/v - 1/u = 1/f से। तब हमारे पास v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, और f बराबर निकालना है तो नहीं निकाल दीजिएगा। तो 1/-3 - 1/-12 = 1/f। तो -1/-3 या माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12 और 1/f। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 4×3 = 12, तो 4 और प्लस है तो प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 3×4 = 12, 3×4 जब 12 ही है ना, 3 और 12 है तो 12 का 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस था, -3 ना था तो -4, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या बचेगा -3/12 -3/12। तो f बराबर क्या आ गया -3/12। अब इसको कटा दीजिए तो 1, और ये क्या हो जाएगा 4, तो क्या आया 1/f = -1/3 आया आपका, -1/3 आया। अब जब हम f को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो f बराबर हमारा क्या हो जाएगा -3 आंसर। f बराबर जब -3 आएगा कि 4 आएगा, 3×4 = 12, 4 ना आएगा तो 4 लिखिए, 4 -4। क्लियर है। तो आपका f बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो फोकस क्या होगा 4 मीटर पे होगा, फोकस क्या पे होगा 4 मीटर पर होगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, तो हमने लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बताया था, P = 1/f, याद कीजिए 1/f। तो 1/4 इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.25 डायोप्टर आ जाएगा, 0.25 डायोप्टर आ जाएगा, 0.25 डायोप्टर आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम लोग का हो गया। यहाँ तक तो हो गया, क्लियर है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। एक दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति 50 सेंटीमीटर की दूरी तक पर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए लेंस किस फोकस दूरी का होगा, लेंस किस फोकस दूरी का होगा। गिवन डेट वस्तु दूरी u = -25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी v = -50 सेंटीमीटर, तो f = वाट। तो देखिए नाउ लेंस फार्मूला से, तो 1/v - 1/u = 1/f से, 1/f से, तो 1/ यहाँ क्या हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे -1/u हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, तो 1/f। इसको जब हम लोग करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो ये 25 और 50 का 50 हो जाएगा, यहाँ 50 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 25 दूना 50 तो 2 हो जाएगा, और 1/f = ये क्या हो जाएगा +-1 आ जाएगा, तो 1/50 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, तो -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/50। तो ये जब f को ऊपर ले जाएगा तो +50 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तीसरा भी वैसा ही है, देख लीजिए 2 मिनट 1 मिनट।
यहाँ पे बोल रहा है एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर बने प्रतिबिंब को नहीं देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर पर रखे अक्षरों को पढ़ने के लिए उसे किस लेंस की आवश्यकता होगी तथा उसकी क्षमता क्या होती है? तो गिवन दैट वस्तु दूरी u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी -10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू वाट। नाउ लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/f तो 1/10 हो जाएगा हमारा, 1/-25 1/f। जब इसका एलसीएम लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 50 और इधर हो जाएगा -5 और +2 तो प्लस माइनस माइनस तो -3/50 हो जाएगा। और ये ऊपर चल जाएगा, अगर भेजिएगा तो ये नीचे है तो ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो -50/3 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता जब निकालिएगा P इक्वल टू 1/f क्या हो जाएगा, 1/3/-50 गुने 100। तो इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अगला है एक निकट दृष्टि वाला मनुष्य 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। इस दोस्त को उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की शक्ति निकाले। तो इस दोस्त को आपको चश्मे की आवश्यक क्या निकालना है, उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की शक्ति को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमको दे दिया है वस्तु दूरी हो जाएगा आपको u इक्वल टू -इन्फिनिटी, अब आप प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा v इक्वल टू -1.5 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको नाउ, अभी डाउ का हिंदी क्या होता है अभी, तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/f से, तो 1 माइनस 1/1.5 माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 1/f। तो इक्वल टू हो जाएगा f इक्वल टू -1.5 मीटर। तो अब लेंस की शक्ति जो हो जाएगी P इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/-1/1.5। तो ये हो जाएगा, पॉइंट उठाइएगा तो 10, तो 10/15। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा -0.66 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा सिग्नेचर कर दे थोड़ा, बहुत देर क्लास चल गया। चलिए थोड़ा देर के लिए हम लोग ब्रेक रखते हैं, 2 मिनट, पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी। चलिए सभी लोग पानी वानी पी लीजिए, आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रिज्म। क्या पढ़ना है? प्रिज्म पढ़ना है। देखिए ये यहाँ पे हम आपको 3 प्रकार का प्रिज्म बनाए हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार का प्रिज्म आपको कहाँ पर जब 12th में पढ़िएगा ऑप्टिक्स तो वहाँ जानना है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि जो बच्चे साइंस लेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। ये नहीं कि वहाँ जाने पे पता चले कि नया नया चीज़ें लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि हम तो स्पेशल 11th-12th के ही टीचर हैं, और तो ये जानते भी हैं, और ग्रेजुएशन का भी। तो जो हमसे बीए से भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ें जितने अच्छे हम पढ़ा सकते हैं, वो 10th वाली चीज़ें तो भाई हम आप लोग को मजबूरी में पढ़ाते हैं। लेकिन हम तो स्पेशल 11th-12th के, तो इसलिए जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी हम चाहते हैं कि आप में क्या करें, भर दें, कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, छठ में बहुत सारे मज़े किए होंगे आप लोग, बहुत मज़ा भी लिए होंगे, बहुत अच्छा भी लगता है, आप लोग खूब एंजॉय किए होइएगा। और ये यही उम्र होता है एंजॉय करने का, ये उम्र नहीं जाना चाहिए आपका एंजॉय से। नहीं तो पता चले कि जब उम्र निकल जाए तो जिम्मेदारियाँ इतनी ना आ जाती है कि चीज़ें आपके पास, पैसे आ जाएंगे लेकिन वो चीज़ें आप नहीं कर पाइएगा। जैसे आज सिचुएशन हम लोगों के साथ है, पैसे तो हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती है। और जिस समय वो चीज़ें होनी चाहिए उस समय हम लोग के पास पैसे नहीं थे,
और वो एंजॉय भी हम लोग नहीं कर पाए और सोचते रहे कि आज करेंगे, कल अच्छे हो जाएंगे, अच्छा जगह पे चला जाएंगे तो करेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। तो इसलिए जो समय जिस सिचुएशन पे आपको मिले उस चीज को आप कीजिए, छोड़िए नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो एक प्रिज्म ही है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। तो ये जो आपको चार गो दिखता है, इसका नाम होता है टिपिकल प्रिज्म। क्या होता है? टिपिकल प्रिज्म। क्या बोला जाता है? टिपिकल प्रिज्म। जैसे कि आपका क्या होता है, कार में चार गो चक्का होता है, आप चाहिएगा तो 5 6 7 8 गो नहीं जोड़ सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं। तो उसी तरह ये भी होता है, इसका नाम होता है टिपिकल। का अर्थ यही होता है कि जहाँ 4 चीजें है, 3 चीजें है, वहाँ पे हम बढ़ा के कर सकते हैं। बस इतना ही जानिए यहाँ पे। और वहाँ पे जब 12th में आइएगा तो इसको डीपली में हम बताएंगे। इसी पे केवल 1 घंटा क्लास हम लोग का चलेगा, इतना ही पे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा इसी पे समझने, पूछने और बातें करने में और समझाने में आपका 1 घंटा वहाँ जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ जानना उतनी ज़रूरत हमको नहीं लगती है कि आप जानिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए प्रिज्म है, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। जो भी प्रिज्म होता है तो क्या होता है, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से होकर अपवर्तन, प्रिज्म से होकर अपवर्तन। तो ये जो है आपतित किरण जाती है, ये आपतित किरण जाती है। अब देखिए, यहाँ ये बीच से गई, फिर और यहाँ से क्या हो गई, निर्गत हो गई। यहाँ गई, ये गई यहाँ, यहाँ से बीच में, और यहाँ से ऐसे निर्गत हो गई। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ जो ये कोण कटा है, यहाँ से हम एक तीर खींचे और एक इधर खींचे। इसका नाम ई रखे, एम रखे, ये ई है, आर है, एन है, पी है, आई हो गया ये, और इधर आर हो गया। ठीक है, और ये एंगल हो गया ए, और ये ए और ए बी सी नाम रख दिया गया प्रिज्म का आधार। अब देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। उसके बाद क्यू आर, क्यू आर क्या है, अपवर्तित किरण है। और आर एस क्या है, निर्गित किरण है, निर्गत किरण है। कोण आई जो है आपका आपतन कोण है, और कोण आर जो है अपवर्तन कोण है। और कोण ई को बोलेंगे हम लोग निर्गत कोण, क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। और कोण ए जो होगा प्रिज्म का कोण होगा। तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तक जो कोण होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इस पॉइंट को VVI मतलब याद तो याद, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। ठीक है, प्रिज्म का ये पॉइंट VVI। ठीक है, या प्रिंटेड भी बोल सकते हैं ये सब क्वेश्चन। प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है, ये पूछेगा, खूब पूछता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतह के बीच कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसे प्रायः ए से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः ए से सूचित किया जाता है। देखिए इसी को बोलते हैं प्रिज्म का कोण। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वर्ण विक्षेपण होता है वो कैसे होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको भी 12th में पढ़ना है, डिस्पर्शन पूरा एक चैप्टर हो जाता है डिस्पर्शन। देखिए श्वेत श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, एक प्रिज्म से गुजरता है, एक प्रिज्म से गुजरता है, तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों को विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए ये तीर जा रहा है आपका, तो ये हो गया श्वेत प्रकाश, और ये हो गया प्रिज्म, यहाँ से निकल रहा है जो, ये सीधे डॉटेड लाइन से भी जा सकता है। तो ये पर्दा पे पड़ेगा, तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, श्वेत प्रकाश जो आता है वो 7 रंगों में क्या करता है, पर्दा पे देखिएगा तो फैल जाता है। अगर हम लोग प्रिज्म से देखें और लाइट घुसाए, तो हम लोग के उतना लैब सुविधा नहीं है, नहीं तो हम आपको प्रिज्म रख के और प्रकाश दिखाते, हम आपको ऐसे ही प्रिज्म रखते तो आपको 7 रंग वहाँ पे दिखता। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग भी तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में नहीं कर पाए, लेकिन जब MSc कर रहे थे डिपार्टमेंट से, तो वहाँ ये चीज़ें थी। ऑप्टिक्स का लैब था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो वहीं पे हम लोग देखे कि यहाँ पर 7 रंग जब प्रिज्म को रखा जाता है तो दिखता है। ठीक है, तो
श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होती है। प्रिज्म सिर्फ उन 7 रंगों को अलग अलग दर्शाती है। वे रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसको अभी हम बताएंगे ट्रिक कैसे याद करना है। आपको एग्जाम में भी पूछता है और इसका शॉर्ट ट्रिक भी पूछता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा तुरंत। चलिए देखा जाए आगे। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसे भी पढ़ सकते हैं भी। अरे रुक जाइए, आगे आएगा फिर भी बताते हैं। VIB, VIB, GYOR, इसको पढ़ते हैं भीव ग्योर। भीव ग्योर, इससे याद रखिएगा। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो इस तरह हम लोग पढ़ते हैं 1-2 सीरियल नंबर से, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं बैजा, ऐसे बैजा नी हा पी ना ला। कैसे पढ़ेंगे? बैजानी हापी नाला, हापी नाला, बैजानी हापी नाला। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ठीक है, और लाल। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो ये लिखा गया है आपको टेबल बना के, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको खूब आता है। कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बैगनी का तरंग दैर्घ्य बताइए। आवृत्ति तो कम में पूछता है, एक आध गो मान लीजिए, लेकिन ये तरंग दैर्घ्य पूछता है, लेकिन सब याद रहना चाहिए आपको। बैगनी का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, जामुनी का होता है 4500 एंगस्ट्रॉम, और नीला का होता है 4800 एंगस्ट्रॉम, हरा का होता है 5400 एंगस्ट्रॉम, पीला का होता है 5800 एंगस्ट्रॉम, नारंगी का होता है 6000 एंगस्ट्रॉम, लाल का होता है 7900 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का होता है। इसलिए आप लोग देखते होइएगा क्या होता है, लाल खतरे का निशान दिखाया जाता है कि आपको कितनों दूर से लाल क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आवृत्ति जो होता है 7.5 मल्टीप्लाई 10⁴ हर्ज होता है। ये पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उतना मत पढ़वाइए। अब देखिए नोट, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए ये सातों रंग प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर रंगहीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया। आगे देखिए, अब आपको ये पढ़ना नहीं है तो ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़िए, समझ गए? जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उसको जानने की कोई ज़रूरत हमें लगता है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, ये वही चीज़ लिखा हुआ है कब कब आया, एक बार हम भी पढ़ देते हैं। चलिए लिखिएगा लोग नहीं इसको। श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या दूधिया बल्ब का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। सन 1665 ईस्वी में न्यूटन ने इस बात का पता लगाया कि श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण है। कौन लगाया पता? न्यूटन जी ने लगाया। उन्होंने पाया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्ण कहा जाता है। वर्णपट पर प्राप्त रंगों के क्रम इस प्रकार होते हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे याद रखने के लिए बैजानिहापीनाला या भीग्योर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं इसको। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने तो पहले ही आपको बता दिया था बैजिन हालोपीला और भिग्योर। ठीक है, क्लियर है?
आगे बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए? अब ज़्यादा नहीं है, लगभग मान लीजिए ना 10 से 15 मिनट लगना चाहिए। 7 पेज और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब फास्ट हो जाएगा, अब चीज़ें जितनी समझाने वाली नहीं है। अब देखिए, चलिए आगे। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और एक होता है अशुद्ध वर्णपट। देखिए, शुद्ध वर्णपट वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। और वह वर्णपट जिस पर एक रंग दूसरे रंग पर आच्छादित हो जाते हैं, उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मुख्य कारण, विभिन्न रंगों को प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का विचलन कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा कम होता है। भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, जिससे जिससे प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है तथा वर्ण विक्षेपण घटित होता है, जो स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का कारण है। श्वेत प्रकाश का पूर्ण निर्माण, तो श्वेत प्रकाश यहाँ से निकला और यहाँ आया और फिर बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, ये चीजें नहीं लिखिएगा लोग। ठीक है, ये फिगर बनाना है आपको श्वेत प्रकाश का। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आँख की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते, फलस्वरूप कुछ रंगों को नहीं देख पाते। ऐसे मनुष्य को वर्णांध कहते हैं। आपसे पूछ देगा वर्णांध किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आँख की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते, फलस्वरूप कुछ रंगों को नहीं देख पाते। ऐसे मनुष्य को वर्णांध कहते हैं, कलर ब्लाइंड कहते हैं। आगे है इंद्रधनुष, रेनबो। जैसे कि हम लोग जब बचपन में थे तो कहते थे देखो इंद्रधनुष उग रहा है ऊपर, उसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं कैसे बनता है। देखिए, इंद्रधनुष तब बनता है जब वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है। जब वर्षा होती है और होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। अब देखिए, वर्षा की बूंद प्रिज्म सा व्यवहार करती है। वर्षा की जो बूंद होती है वो प्रिज्म सा व्यवहार करती है और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभक्त कर देती है, और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया आपको। देखिए, बैगनी लाल सबसे नीचे, बैगनी ऊपर सबसे लाल। ठीक है, ये हो गया श्वेत प्रकाश। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली सतह को सघन माध्यम एवं दूर वाली सतह को विरल माध्यम कहते हैं। ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली सतह को सघन माध्यम एवं दूर वाली सतह को विरल माध्यम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन उसे कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करती है, तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन उसे कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलीय मंडल में प्रवेश करती है, तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे जब हम किसी भट्ठी के ऊपर लौ को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ धूल मिट्टी के कारण झिलमिलाते दिखाई देते हैं, क्योंकि भट्ठी के ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिसका अपवर्तनांक
ठंडी वायु की तुलना में कुछ कम होता है, अर्थात प्रकाश अपवर्तित होता है, जिसमें देखने पर हमें कण झिलमिलाते दिखाई देते हैं। जो कण होते हैं वो झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन विभिन्न परिघटनाओं को जन्म देती है। वायुमंडलीय अपवर्तन विभिन्न परिघटनाओं को जन्म देती है, जिनमें प्रमुख परिघटना इस प्रकार वर्णित है। पहला है तारों का टिमटिमाना, दूसरा है तारे की आभासी स्थिति, दूसरा है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तीसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय, चौथा है आपको तारे की आभासी स्थिति, पांचवा है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, छठा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का चक्रिका चपटी प्रतीत होना या गोलीय होना। तारों का टिमटिमाना, तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है। इन परतों का घनत्व ताप में परिवर्तन के कारण अनियमित रूप से बदलता रहता है, जिस कारण से अपवर्तनांक भी अपरिवर्तित होता रहता है। अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारों से आने वाली किरण लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है तथा हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मार्ग भी बदलती रहती है, जिसके के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और एक आगे है, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए तारों की अपेक्षा ग्रह बड़ा मालूम पड़ता है, अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। यदि ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लिया जाए तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। आगे देखिए, तीसरा, चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? तो देखिए यहाँ पे है, चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट हैं। इसके फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय बढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अब देखिए, सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का चक्रिका चपटी क्यों दिखाई देती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्य अस्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का चक्रिका या चपटी प्रतीत होता है। चक्रिका या चपटी प्रतीत होता है। हो गया। अगला देखिए, अगला हो रहा है सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के आभासी समय। तो भारतीय भवन में जो आपका पेज नंबर 56 होगा, क्योंकि इसी आधार पे वो भी है, ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 56 पे होगा और वहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा, सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के आभासी समय। भारतीय भवन के पेज नंबर 56, भारतीय भवन के पेज नंबर 56 में ये चीज़ें हैं, वहाँ से आप पूरा लिख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे, सेम चीज़ है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए, ये प्रकर्णित प्रकाश है, ये क्या है? प्रकीर्णित
प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, और ये प्रकाश का शेष भाग है, और ये कण है। ठीक है, ये आपको भारतीय वन बुक में दिया है। प्रकिरणित प्रकाश किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश के पथ को विभिन्न स्थितियों में देख सकते हैं। प्रकाश के पथ को विभिन्न स्थितियों में देख सकते हैं। कोलाइड, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। जैसे दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं। धुआं भी एक कोलाइड है जिसमें राख कण हवा में निलंबित रहते हैं। कुहासा और धुंध भी कोलाइड है जिसमें छोटी छोटी जल की बूंदें वायु में निलंबित रहती है। इन सब से होकर प्रकाश के पथ को देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडली विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी कोलाइडली विलयन में निलंबित कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। स्वच्छ आकाश रंग नीला होता है, क्यों? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूलकणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, क्यों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, क्यों? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्योंकि वह वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, और प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश काला दिखता है। अगला है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तचाप प्रतीत होना। देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज समीप रहता है, अर्थात काफी दूर स्थित रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को वायुमंडलीय में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तचाप प्रतीत होता है। चलिए, अब लास्ट पेज है। मुंह दर्द करने लगा। चलिए, 1.25 घंटा लगातार क्लास हो गया। अब है खतरा का संकेत लाल होता है, क्यों? पहले भी हम बता चुके हैं, आज ही बताए हैं। देखिए, रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि रेले के जो प्रकीर्णन नियम है उससे हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना ही अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। चूंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अर्थात लंबी दूरी से दिखने वाले रंग में लाल रंग ही उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अन्य सभी रंग शीघ्र ही प्रकीर्णित हो जाता है। अतः खतरे का संकेत लाल होता है। अगला है बादल का रंग सफेद या श्वेत होता है, क्यों? तो के बादल की सूक्ष्म बूंदों से बना होता है। ये विभिन्न आकार वाले सूक्ष्म बूंदें विभिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों को प्रकीर्णित कर देता है। ये विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश लगभग समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए ये सभी रंग मिलकर श्वेत रंग के संवेदना देते हैं। अतः बादल का रंग श्वेत होता है।
है। बादल देखिए, बादल जो होता है जल की सूक्ष्म बूंदों से बना होता है। ये विभिन्न आकार वाले सूक्ष्म बूंदे विभिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों को प्रकीर्णित कर देता है। ये विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश लगभग समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए ये सभी रंग मिलकर श्वेत रंग की संवेदना देती है, अतः बादल का रंग श्वेत होता है। ठीक है, चलिए ये थर्ड चैप्टर खत्म हुआ आप लोग का, और आशा करते हैं आप लोग इस सबको समझ गए होइएगा, और जितने लोग नहीं समझिएगा वो क्लास में आके पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत देर हम लगातार, बहुत दिनों बाद आज फिर लगातार इतनी देर क्लासेज ऑनलाइन ले पाए हैं। ठीक है, और इधर तो लगातार छुट्टी ही छुट्टी था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए, फाइनल हुआ हम लोग का आज ये चैप्टर, क्या हो गया, फाइनल थर्ड चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया मेरा सिग्नेचर, डेट हो गया आप लोग का 2/11 और 25, दो नहीं, 1 की तारीख है आज, 1/11/2025, मतलब 1 नवंबर 2025। चलिए, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सभी को, थैंक यू एंड सभी को गुड नाइट।